हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का लेक्चर नंबर 3, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो 1947 में, जैसे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तब हमारे देश में ऐसे स्टेट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो हमारे जो लीडर्स थे उनके सामने ये चुनौती थी कि जितने भी डिवीज़न जो 1947 के समय थे उन सबको ख़त्म करके एक संघ का निर्माण किया जाए। वो ऐसा संघ का निर्माण हो जो किसी भी तरीके से अलग ना हो सके। तो इसी को हम आर्टिकल 1 में देखते हैं। इसमें क्या बोला है? इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये क्या कहलाता है? क्या यूनियन का मतलब होता है और क्या फेडरेशन का मतलब होता है, हम इसको देखने वाले हैं। यूनियन का अगर हम मतलब देखें तो यूनियन में जो भी स्टेट्स किसी कंट्री में जो सम्मिलित होते हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे सम्मिलित नहीं होते। मतलब अगर वो चाहते हैं भी कि हमको इस कंट्री से अलग होना है तो वो अलग नहीं हो सकते। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है? फेडरेशन में एक कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा स्टेट्स उसमें जुड़ते हैं जो कि कभी भी देश से अलग हो सकते हैं, देश से अलग हो सकते हैं कभी भी किसी भी समय। लेकिन यूनियन में स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। सबसे मेन डिफरेंस यूनियन का और फेडरेशन का यही होता है। तो हमारा जो इंडिया है उसमें किस तरीके का फेडरेशन है? हम लोग इंडियन फेडरेशन को यूज़ करते हैं, जो कि ऐसा फेडरलिज़म है जिसमें स्टेट्स अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिकन फेडरलिज़म में क्या होता है? वो जो भी स्टेट्स हैं, जैसे टेक्सास हो गया, शिकागो हो गया, एग्जांपल, मतलब कुछ भी जो भी और भी स्टेट्स जो हैं वो अपनी इच्छा से कभी भी उस अमेरिका से अलग हो सकते हैं। 2017 में यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था कि स्टेट्स हैव नो राइट टू सिडीज़ फ्रॉम द फेडरेशन। मतलब इंडियन जो फेडरलिज्म है उसमें से किसी भी स्टेट को कोई राइट नहीं है इंडिया से अलग होने का। अब हम आगे बढ़े हैं तो हम ये पाएंगे कि आर्टिकल 1 में जो हमारा इंडिया है, हमने उसको 3 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, दूसरा है यूनियन टेरिटरी, तीसरा है कि जो भी हम टेरिटरीज़ हम एक्वायर करेंगे वो कभी भी, जैसे किसी देश को अगर हम फ्यूचर में जीतते हैं और हमारा कब्ज़ा उस पर हो जाता है, तो उसको ये थर्ड पॉइंट में बताया कि टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो हमने इसको हमारी टेरिटरी ऑफ इंडिया की एज ए क्लासीफाई किया है। आर्टिकल 1 को जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि आर्टिकल 1 में क्या है, यूनियन का मतलब बताए कि इंडिया क्या है। इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है कि वो किसी भी हमारे जो कंट्री है उसमें किसी भी नए स्टेट का निर्माण कर सकती है। ये किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ना कि मोदी जी के पास में। अभी कोई कहेगा कि भैया पीएम के पास पावर होती है, तो पीएम के पास पावर नहीं है। ये किसके पास पावर होती है? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इनके पास पावर है कि किसी भी तरीके का जो न्यू स्टेट्स है उसका फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि इसमें कई सारी, देखिए इसमें कंडीशन बताई गई हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो कि पार्लियामेंट कर सकती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर किसी स्टेट की हमको बाउंड्री इंक्रीज़ करनी है। अब एमपी को अगर हमको थोड़ा और बड़ा करना है, थोड़ा राजस्थान के जो कुछ ज़िले हैं उसको एमपी में जोड़ना है, तो ये कौन कर सकता है? पार्लियामेंट के पास, इसके पास पावर है। इसी तरीके से डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट्स। अब राजस्थान बहुत बड़ा है, अब उसका जो ज़िले हैं उसको कम करना है, किसी और में मिलाना है, तो वो भी किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास में पावर है कि एरिया को कम करना, ज़्यादा करना। बाउंड्रीज़ को अल्टर करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो स्टेट्स की बाउंड्री है उसको बढ़ाना, छोटा करना, कुछ भी करना। स्टेट्स का नाम बदलने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये सब तरीके के जो चेंजेस है वो पार्लियामेंट कभी भी किसी भी समय कर सकती है। फिर अगर हम अगले पॉइंट के ऊपर जाएं तो ये जितने भी हमने चेंजेस देखे हैं, चाहे वो
एरिया बढ़ाना हो, एरिया कम करना हो, बाउंड्री का कम ज़्यादा करना हो या नाम को बदलना हो, इसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट अगर अनुमति नहीं देता तो इस तरीके के कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये भाई पार्लियामेंट का पार्ट है। तो जैसे कि हमने देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलकर ही पार्लियामेंट बनाते हैं। तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी नया स्टेट बनेगा तो उसकी जो बॉन्ड हाँ, तो प्रेसिडेंट अगला पॉइंट ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास में अगर कोई भी नया स्टेट बन रहा है तो जो, जैसे कि ये कोई स्टेट है, अब इसी में से कि एक को थोड़े पार्ट को काट कर एक नया स्टेट बनाना है, तो जो पुराना वाला स्टेट होगा इसकी कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हम चाहें, पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट्स में से छोटा मोटा पार्ट अलग करके एक नया स्टेट का फॉर्मेशन कर सकती है। हमें उस स्टेट जिससे वो पार्ट अलग हो रहा है उसके प्रायर कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कहाँ कर सकते हैं? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो उस स्टेट की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, ये सब पार्लियामेंट कर सकती है। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 4 कह रहा है कि अगर जो भी हमारे जो जैसे बाउंड्री का अल्टरेशन है या फिर नाम बदलना होगा या फिर किसी स्टेट को छोटा बड़ा करना है, ये सभी प्रकार के जो भी चेंजेस होंगे ये अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होंगे, अमेंडमेंट कंसिडर नहीं होंगे। इनको एज ए अमेंडमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा कि एमपी का नाम कुछ और बदल दिया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक लॉ आएगा, बाय लॉ ये चेंज हो जाएंगे, उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेट्स के फॉर्मेशन में बहुत सारे वेरियस कमीशंस भी हुए हैं, आए हैं, जो कि स्टेट्स के फॉर्मेशन में जिनने अपना अपना योगदान दिया है। सबसे पहला जो कमीशन आया था वो था एस.के. धर कमीशन। ये कब आया था? जून 1948 में आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय एस.के. धर जो थे उनकी लीडरशिप में इस कमीशन का स्थापना करी थी, और उन्होंने बोला था कि अब जो स्टेट्स जो हमारे नए बनने वाले हैं उनका बेस क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे हम इसको नए जो स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन करें, इसका आप रिकमेंडेशन दीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले ही कह दिया था कि लैंग्वेज बेस नहीं हो सकता, हम लैंग्वेज के बेस पर किसी भी स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके धर ने साफ मना कर दिया था कि भैया ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा जो कमीशन आया जो कि इम्पोर्टेंट है वो थी JVP कमेटी। अब JVP कमेटी कौन थी? JVP कमेटी में थे जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और पट्टाभी सीतारामैया जी, इसीलिए JVP बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इन लोगों ने भी क्या बोल दिया था कि भाई देखिए, एक लैंग्वेज और एक स्टेट्स आधार नहीं हो सकता इंडिया में। इनने भी मना कर दिया था कि इनके भी बस की नहीं थी कि भैया ये भी लैंग्वेज के बेसिस पर मना कर दी स्टेट बना सकते हैं। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था श्री राम मोली। इन्होंने क्या किया? 58 दिन की भूख हड़ताल पर ये बैठ गए। तो भूख हड़ताल में जब ये 58 डेज़ बैठे तो लैंग्वेज के बेसिस पर ये स्टेट बनवाने की मांग कर रहे थे, लैंग्वेज के बेस पे। तो इन्होंने जब 58 डेज़ का जो व्रत लिया उसके बाद स्टेट्स का कोई एक्शन नहीं लिया गया और इनकी एट लास्ट मौत हो गई। जैसे ही इनकी मौत हुई वैसे ही आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। मजबूरन 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये पहला स्टेट था जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, और जैसे ही एक स्टेट का गठन हुआ तो सभी स्टेट्स की लैंग्वेज के बेसिस पे मांग होने लग गई। फिर फ़ज़ल अली कमीशन आया। वो कब आया था? 1953 में। तो फ़ज़ल अली कमीशन में 3 लोग थे। फ़ज़ल अली जो थे, जो इसके चेयरमैन थे, KM पनिक्कर थे और HN हुंजरू थे।
इन्होंने क्या बोल दिया था कि देखिए वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी तो इन्होंने भी मना कर दिया कि एक स्टेट एक लैंग्वेज एक स्टेट नहीं हो सकता। जो भी वहाँ पर ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हो उसको एज ए हम मेन बेस लेके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मेन 3 कमीशंस थे जिन्होंने अपने अपने रिकमेंडेशन दिए और हमारे स्टेट्स का आगे जाके फॉर्मेशन होता गया। अब हम जैसे कि ये देखिए 1956 की बात करें तो केरला किस किस से मिलके बनाया गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य और भोपाल, जो ये 3 उस समय अलग अलग एरिया थे, उन सबको जोड़ के मध्य प्रदेश बनाया गया। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात का बाइफर्केशन हुआ, ये पहले एक ही हुआ करते थे। इस तरीके से जो 2019 में जो हमारा लेटेस्ट हमारा फॉर्मेशन क्या हुआ कि हमने 2 यूनियन टेरिटरी बनाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन सब का जम्मू कश्मीर जो स्टेट्स था उसी में से इनका बाइफर्केशन हुआ और इनको एज ए यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। आज की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हम अगली क्लास में सिटीज़नशिप को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।